हेलो फ्रेंड्स, मैं अनन्या, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनन्या अकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं एडमंड स्पेंसर की, जो कि हमारे एक इंपॉर्टेंट इंग्लिश पोएट हैं। जो भी हमारे फ्रेंड्स ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो भी हमारे फ्रेंड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने कई राइटर्स एंड पोएट्स पे वीडियो अपलोड की है, आप चाहें तो उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एडमंड स्पेंसर वॉज बॉर्न इन ईस्ट स्मिथफील्ड नियर द टावर ऑफ लंडन। एडमंड स्पेंसर का जन्म 1552 में ईस्ट स्मिथफील्ड टावर ऑफ लंडन के पास हुआ था। स्पेंसर वॉज कॉल्ड द पोएट्स पोएट बाय चार्ल्स लैम्ब। स्पेंसर को ये नेम चार्ल्स लैम्ब ने दिया था, द पोएट्स पोएट। यही नाम उनको इंग्लिश लिटरेचर में फेमस बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ही वॉज बेस्ट नोन फॉर द फेरी क्वीने, एन एपिक पोएम एंड फैंटास्टिकल एलेगरी सेलिब्रेटिंग द टूडर डायनेस्टी एंड एलिजाबेथ फर्स्ट। द फेरी क्वीने, ये इनका एक रिमार्केबल वर्क है और ये एक एपिक पोएम है जो एलेगरी में लिखी गई है, और ये पोएम टूडर डायनेस्टी एंड एलिजाबेथ फर्स्ट पे लिखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट, Spenser used a distinctive verse form called Spenserian stanza. The stanza's main meter is iambic pentameter with the rhyme scheme is ABA, BB, CB, CC. स्पेंसर ने अपने वर्क्स में जो लिखे हैं, उन्होंने अपने वर्क्स, उसमें स्पेंसेरियन स्टेंजा का यूज़ किया है। ये उन्होंने खुद इन्वेंट किया है और इसमें 9 लाइन्स होती हैं और इसका जो राइम स्कीम होता है वो ABA, BB, CB, CC होता है और इसका जो मीटर होता है वो आयम्बिक पेंटामीटर होता है। Next point, Rickett comment that Spencer is at once the child of Renaissance and Reformation. Ricketts ने इनको स्पेंसर को Renaissance and Reformation की संतान बोला है या कहा है। Next point, sensuousness and splendid imagination, perfect melody is the poetic characteristic of Spencer's poetry. Sensuousness और splendid imagination और उनकी perfect melody उनके पोइट्री के कैरेक्टरिस्टिक हैं। Next point, Alexander Pope compared Spenser to a mistress who faults we see but love her with them all. Alexander Pope ने उनकी तुलना एक मिस्ट्रेस से की है, यानी एक मालकिन से करते हुए वो कहते हैं कि वो हमारी कमियों को दिखाती है पर हमसे प्यार भी करती है। Next point, according to Locke, it is Spencer's idealism, his love of beauty and his exquisite melody which have caused him to be known as the poet's poet. लॉक के अकॉर्डिंग क्या है कि स्पेंसर का जो आइडियलिज्म है, उसका जो सौंदर्य है, उसमें जो ब्यूटी है, उसमें जो क्या कहते हैं राग है, मतलब हिंदी में बोले तो राग जो है, वो ये दिखाता है कि सच में सही मायने में वो एक पोएट्स पोएट हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे अलेक्जेंडर पोप का हो गया या चार्ल्स लैम्ब हो गए या लॉक के अकॉर्डिंग हो गया, ये एग्ज़ाम में आपसे पूछ लेगा कि हाँ ये जो सेंटेंस लिखा है ये लिख दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि किस राइटर या पोएट ने कहा था स्पेंसर के बारे में। ये तो आपको पता होना चाहिए कि लॉग ने ये कहा था, अलेक्जेंडर पोप ने ये कहा था। नेक्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट ट्रूली नेचुरल पोएट आफ्टर चॉसर इज एडमंड स्पेंसर। ही वॉज एजुकेटेड एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। सबसे पहला नेचुरल पोएट चॉसर को माना जाता है और सेकेंड अगर कोई नेचुरल पोएट में आता है किसी का नाम तो वो स्पेंसर हैं, और स्पेंसर ने अपनी पढ़ाई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से की थी। नेक्स्ट पॉइंट, ही स्टैब्लिश हिज ग्रेटनेस एज अ पोएट विद द पब्लिकेशन ऑफ शेफर्ड्स कैलेंडर। जब से स्पेंसर की शेफर्ड्स कैलेंडर पब्लिश हुई तब से स्पेंसर को एक ग्रेट पोएट माना जाने लगा। स्पेंसर वॉज अ मास्टर ऑफ पोएटिक आर्ट। ही रिसीव्ड द हाईएस्ट प्रेज फ्रॉम ऑल हिज कंटेम्पररीज। स्पेंसर को पोएटिक आर्ट का मास्टर कहा जाने लगा। उस टाइम के जितने भी कंटेम्पररीज थे उनके, यानी उस टाइम के जितने भी पोएट्स राइटर थे, वो सभी उनकी सराहना करने लगे। नेक्स्ट पॉइंट, पोएट्स सच एज मिल्टन, ड्रायडन, पोप, कीट्स, टेनिसन एंड वर्ड्सवर्थ हैव एडमायर्ड हिम सिंसियरली। लैम्ब कॉल्ड हिम द पोएट्स पोएट। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, ड्रायडन, मिल्टन, पोप, कीट्स, टेनिसन, वर्ड्सवर्थ, इन सभी ने इनकी काफ़ी प्रशंसा की और लैम्ब ने तो इनको टाइटल ही दे दिया द पोएट्स पोएट। नेक्स्ट पॉइंट, द 17th, 18th एंड 19th centuries a number of poets followed him. They called him their master and believed him as a guide and mentor. जितने भी 17, 18, 19 सेंचुरी के पोएट्स हुए उन सभी ने एडमंड स्पेंसर को फॉलो किया और उन सभी ने इनको अपना मास्टर माना और अपना गाइड और मेंटर भी माना। Next point, Spenser was known as a prince of poets. Spenser set out for England poetry as great as that of the continental poet. Spenser इंग्लैंड से थे और वो बहुत अच्छी पोइट्री लिखते थे, इसलिए उनको कॉन्टिनेंटल पोएट कहा जाने लगा। कॉन्टिनेंटल पोएट मतलब कि जो इंग्लैंड में तो फेमस हो ही, साथ में इंग्लैंड के बाहर भी और भी देशों में फेमस हो, ऐसा पोएट। नेक्स्ट पॉइंट, ही डाइड इन 1599 एंड buried Chaucer in the Poets' Corner of वेस्टमिनिस्टर एबे।
इनकी जो मृत्यु थी वो 1599 में हुई थी। स्पेंसर को चौसर के बगल में ही दफनाया गया था वेस्टमिनिस्टर एबे में, जिसको कि पोएट्स कॉर्नर के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, अब इनके वर्क्स देख लेते हैं नोटेबल। देयर आर मैनी मेजर एंड नोटेबल वर्क्स ऑफ स्पेंसर बट 2 आर वर्ल्ड फेमस। दे आर एज फॉलो। वैसे तो एडमंड स्पेंसर के बहुत सारे वर्क्स हैं, बट 2 सबसे इंपॉर्टेंट हैं जिनकी बात हम पहले कर लेते हैं। फर्स्ट, द शेफर्ड्स कैलेंडर। It was Spenser's first considerable poem. It is a pastoral poem. The pastoral poem deals with the life of actual shepherd and country folk. Shepherd's Calendar एक रिमार्केबल और एक कंसिडरेबल पोएम है और एक पेस्टोरल पोएम है, यानी ये एक ऐसी पोएम है जो एक शेफर्ड के, एक चरवाहे के रियल लाइफ को दर्शाती है। नेक्स्ट पॉइंट, द फेरी क्वीन। इट इज़ स्पेंसर्स मास्टरपीस एंड द मोस्ट मेमोरेबल वर्क। The Fairy Queen is a combination of the spirit of Renaissance with that of the Reformation. This is an epic poem by Edmund Spenser. ये स्पेंसर का मास्टरपीस है, सबसे मेमोरेबल वर्क है। और ये जो फेरी क्वीनें हैं ये कॉम्बिनेशन है, इसमें 2 टॉपिक मेन है, पहला रेनेसेंस, दूसरा रिफॉर्मेशन। ये एक एपिक पोएम है, जैसे मैंने पहले बताया था, एलेग्री में लिखी गई है। इसे 12 बुक में कंप्लीट करा जाना था दोस्तों, लेकिन अब ये 6 यानी मतलब 12 बुक में इसको कंप्लीट करना था इस वर्क को, लेकिन वो सिर्फ 6 बुक ही कंप्लीट कर पाए। अदर पोएम्स देख लेते हैं। एमोरेटी। दिस इज़ अ सोनेट साइकिल रिटन बाय एडमंड स्पेंसर इन द 16th सेंचुरी, पब्लिश्ड इन 1595। ये एक सोनेट साइकिल है जो कि पब्लिश हुआ था 16th सेंचुरी में, 1595 में। दिस साइकिल डिस्क्राइब हिज कोर्टशिप एंड इवेंचुअल marriage to Elizabeth Boyle. She was the wife of Edmund Spenser. The volume included the sequence of 89 sonnets. ये एक ऐसी साइकिल है जो कि एक इवेंचुअल और कोर्टशिप मैरिज को शो करती है एलिजाबेथ बॉयल के साथ इनकी। जो एलिजाबेथ बॉयल थी वो उनकी वाइफ थी, और इसमें टोटल 89 सोनेट्स इंक्लूड है। नेक्स्ट, एपिथेलमियन। Spenser's Epithalamion is an ode written to his bride Elizabeth Boyle on his wedding day in 1594. एडमंड स्पेंसर ने एपिथेलमियन लिखी उनके शादी के दिन पे, यानी मतलब उनकी वाइफ जब ब्राइड बनी थी उनके लिए लिखा था इन्होंने, और पब्लिश हुई थी ये 1595 में, और इनकी वेडिंग 1594 में हुई। फिफ्थ, नेक्स्ट पॉइंट, Prothalamion. Prothalamion is written in the conventional form of marriage song. It is nuptial song. Prothalamion एक कन्वेंशनल फॉर्म है मैरिज सॉन्ग का, यानी पारंपरिक रूप से लिखा गया मैरिज सॉन्ग है, शादी का गीत है। दैट्स इट। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।